वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी एडिशनों पे। आज हम लोग हिस्ट्री का मीन्स कला की हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। कला के इतिहास के बारे में हम लोग समझेंगे किस तरीके से हम लोगों ने कला को पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम कला की हिस्ट्री की बात करें यानी कि इसमें वही पॉइंट क्लियर होंगे, यानी कि वही पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे जो आर्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो कला से रिलेटेड है, कला के क्वेश्चन पेपर में आते हैं उससे रिलेटेड वही पॉइंट सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो ऐतिहासिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक, प्रत्यागैतिहासिक काल जो है यानी कि जो हिस्ट्री वगैरह में पूछा जाता है उससे हम रिलेटेड पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कला से ही रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे। तो इतिहास को अगर हम देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्रागैतिहासिक काल, प्रत्यागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि पढ़ने की दृष्टि से, यानी कि इसके समय काल को पढ़ने की दृष्टि से हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा, प्रत्यागैतिहासिक काल हो जाएगा और ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा काल, ऐसा समय। काल का मतलब क्या होता है? टाइम, समय, एज, पीरियड, यानी कि ऐसा समय जिसको हम साक्ष्यों के आधार पर यानी कि प्रमाणों के आधार पर समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको हम साक्ष्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर समझते हैं, उसको हम किस में रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। प्रत्यागैतिहासिक काल क्या काल होता है, यानी कि इसमें क्या है, लिखित जो है चीज़ें मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि इसमें चीज़ें लिखित तो मिली हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, तो उसको हम किस में रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसका हमें लिखित प्रमाण मिलता है, जिसको हम लिखित देखते हैं, तो उसको किस में रखते हैं? ऐतिहासिक काल वो होता है। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? साक्ष्यों के आधार पर। प्रत्यागैतिहासिक काल क्या होता है? यानी कि जिसमें लिखा तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसका लिखित प्रमाण मिलता है, यानी कि लिखित रूप से हमको मिलता है। तो इस तरीके से इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम सबसे पहले इसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला का क्या योगदान रहा है, यानी कि चित्रकला हम कैसे पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में, उसको देखेंगे। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? पुरापाषाण काल, यानी कि 3 पार्ट्स में। कौन कौन से हो जाएगा? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को हम क्या कहते हैं? मेगालिथिक एज भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मेगालिथिक एज। इसको हम मध्यपाषाण को क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक एज। और नवपाषाण काल को क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज, यानी कि मेगालिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, अगर हम रीता प्रताप की बुक से देखें तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 50,000 से लेकर के 25,000, यानी इसका टाइम कितना हो जाएगा? 50,000 से लेकर के 25,000 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। और ये कौन सा? ईसा पूर्व है। ठीक है, ये ईसा पूर्व टाइम रहेगा, यानी कि पूरा पाषाण काल का टाइम क्या है? 50,000 से लेकर के 25,000 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। मध्यपाषाण काल की बात अगर हम करें तो ये 25,000 से लेकर के 10,000 तक इसका टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 25,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। अगर नियोलिथिक की बात करें, नवपाषाण काल की बात करें, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 10,000 से लेकर के 10,000 से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक हो जाएगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 10,000 से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक इसका टाइम रहेगा। 300 नहीं, 3,000। ठीक, फिर से सुन लीजिए, इसका टाइम कितना रहेगा? 50,000 से 25,000 तक के। इसका टाइम कितना रहेगा? 25,000 से 10,000 तक के। फिर नवपाषाण काल का 10,000 से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक के रहेगा। ये ईसा पूर्व है। ठीक है, तो इस तरीके से पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल का टाइम भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। और टाइम भी पूछा जाता है, इसका थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, तो एग्जाम में आप देख लीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है वो हमने बताया आपको। और हर बुक में अलग अलग मतलब टाइम पीरियड दिया है। ठीक है, अब हम बात करें पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में मतलब फ़र्क क्या है। अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो इसमें क्या है, मानव जो था वो गुफाओं में रहता था और शिकार पे डिपेंड था, यानी कि अभी यहाँ पर कृषि वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कृषि वगैरह की खोज नहीं हुई है। यहाँ पर मानव क्या करता था, गुफाओं वगैरह में इधर उधर टहलता रहता था और शिकार पे वो डिपेंड था। और यहाँ के यानी कि पुरापाषाण काल के मानव का नाम क्या था, क्वार्टिजाइट था। यानी कि पूछा जाता है कि पुरापाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता था, उनको क्या कहा जाता था, क्वार्टिजाइट कहा जाता था। ठीक है,
और यहाँ पर आग की खोज हो चुकी थी, यानी कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग की खोज थी। तो इस तरीके से हमको क्या याद रखना है कि यहाँ मेन जो काम था वो शिकार था, यहाँ के मानव को क्या कहते थे, क्वार्टिजाइट कहते थे, और आग की खोज यहाँ पर हो चुकी थी। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में जो पहले थे, यहाँ पर पत्थर थोड़े से बेढंगे बेडोल थे, यानी कि गोल मटोल थे, यानी कि उस मतलब वो क्या है मतलब धारदार शार्प नहीं थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते जब ये औजार जो थे, यानी कि पत्थर के औजार बनाते थे, वो कैसे कैसे छोटे और नुकीले बनाने लगे, यानी कि यहाँ पर औजार भद्दे थे और यहाँ पर औजार थोड़े कैसे नुकीले टाइप के, यानी कि शार्प वाले होने लगे। अब यहाँ पर औजारों को क्या कहते थे, माइकोलिथिक, ठीक है। तो यहाँ पर मानव को क्वार्टिजाइट नाम दिया गया है और यहाँ के औजारों को क्या बोलते थे, माइकोलिथिक जो है कहते थे, ठीक है। तो दो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम बात करें नवपाषाण काल। तो देखते हैं, अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल सबसे अच्छा काल माना गया है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर पशुपालन मतलब शुरू हो गया था, यानी कि पशुओं को पालना शुरू हो गया था। यहाँ पर लोग बस्तियां बना करके एक झुंड में, यानी कि एक साथ रहने लगे थे। अब इधर उधर लोग भटकते नहीं थे, बल्कि एक बस्ती बना करके घरों में अपने रहने लगे थे। और यहाँ के जो औजार थे वो कैसे हो गए थे, पॉलिशदार, यानी कि यहाँ के औजार क्या थे, यहाँ के औजार बेढंगे, यहाँ के नुकीले, और यहाँ के जो औजार थे यानी कि उसमें चमक वगैरह की जाने लगी थी। यहाँ पर मैंने पहले ही बता दी, यहाँ पर लोग समूह में रहना शुरू उन लोगों ने कर लिया था, यानी कि समूह में रहने लगे थे। फिर यहाँ पर कृषि हो गया और चाक हो गया, यानी कि पशुपालन और कृषि जो है वगैरह यहाँ के मतलब व्यवसाय थे। और चाक बना के, यानी कि चाक पे क्या है करते थे, ये लोग बर्तन वगैरह बनाते थे, जिससे कि है उनको जीवन यापन करने में आसानी हो। तो इस तरीके से डे बाय डे, यानी कि ये एक दिन में नहीं हुआ, ये डे बाय डे थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहे, और इस तरीके से हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले औजार, यानी कि यहाँ पर जो औजार मिले हम लोगों को, तो उसको खोजा किसने था, यानी कि इस यहाँ पर जो औजार मिले उसको किसने, ब्रुसफुट नामक एक जो इंसान थे, यानी कि ब्रुसफुट नामक थे, तो उन्होंने यहाँ पर औजार की खोज की। तो ब्रुसफुट नामक विद्वान ने यहाँ की औजारों की खोज की। कब की थी, तो हमें देखना है 1863, यानी कि 1863 में की थी, ठीक है। सन याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक औजारों की खोज किसने की, तो ब्रुसफुट नामक विद्वान ने की। ये पॉइंट आपको लर्न करना है, एग्जाम में पूछा गया है। और कब की थी, 1863 में की थी, यानी कि 1863 में की थी। और कहाँ पर की थी, तो मद्रास के समीप। कौन सा स्थान था, पल्लावरम, यानी कि अगर वहाँ पर ऑप्शन में मद्रास होगा तो हम मद्रास बताएंगे, लेकिन अगर वहां पर ऑप्शन होगा पल्लावरम तो हम पल्लावरम टिक लगाएंगे, यानी कि मद्रास के समीप एक स्थान है। कौन सा स्थान है, पल्लावरम। वहां पर औजार की खोज की किसने की, ब्रुसफुट नामक वैज्ञानिक विद्वान ने की। कब की थी, 1863 में की थी। क्लियर। नेक्स्ट है फॉसिल, ठीक है। फॉसिल क्या होता है, फॉसिल जिसको कह सकते हैं अवशेष, यानी कि जो पेड़ों के, इंसानों के जो अवशेष होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल। तो अगर यहाँ पर देखें तो फॉसिल की खोज किसने की थी, तो यानी कि कब हुई थी, तो ये 1865 में हुई थी, 1865 में हुई थी। और किसने खोज की थी, इसकी खोज की थी एच.वी. पाइने ने। किसने की थी, किस विद्वान ने की थी, एच.वी. पाइने ने। ये आपको ये भी नाम याद रखना है, ठीक है। तो फॉसिल की खोज 1865 में, ठीक। फॉसिल यानी कि 2 साल, यानी कि 63 में क्या हुआ, औजार की खोज हो गई, और दूसरे साल में यानी कि 2 साल के बाद 65 में जो है फॉसिल की खोज हुई। और किसने की, एच.वी. पाइने ने की। कहाँ पर की थी, गोदावरी नदी, यानी गोदावरी नदी के किनारे एक स्थान है पैथान। तो आपको ये याद रखना है, आपको पैथान। तो गोदावरी नदी के किनारे एक स्थान है पैथान, तो वहां पर फॉसिल की खोज की किसने की, एच.वी. पाइने ने की। फिर क्या है, चित्रों की खोज। अब यहाँ के जो चित्र हैं उनकी खोज को मतलब किसने उसको उजागर किया, कौन सबके सामने लेके आया, किसने उसकी खोज की। तो 2 इसके लिए नाम याद रखने हैं आपको, 2 नाम याद रखने, एक तो कार्लाइव और दूसरा कॉकबर्न। यानी कि दोनों ही हमको नाम लर्न रखने हैं कि कार्लाइव और कॉकबर्न ने यहाँ के चित्रों की खोज की, यानी कि प्रागैतिहासिक चित्रों को उजागर किया। फिर क्या है, जो कॉकबर्न जो विद्वान थे, कॉकबर्न की एक शोध पत्रिका थी, क्या नाम था, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। इसमें इन्होंने जो है इन चित्रों को उजागर किया। यहाँ पर कब ये जो है शोध पत्रिका प्रकाशित हुई थी, 1883 में, यानी कि 1883 में प्रकाशित कराया, जिसमें इन्होंने घोड़मंगर, यानी कि घोड़मंगर जगह है, तो घोड़मंगर से प्राप्त गेंडे का शिकार का दृश्य प्रकाशित किया। यानी कि गेंडे के शिकार का दृश्य जो है इन्होंने
ने जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में 1883 में प्रकाशित किया। किसने? कॉकबर्न ने। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में जो रंग थे, यानी कि रंग योजना का कैसा था, यानी कि किस तरीके से यहाँ के लोग, यहाँ के जो आदिमानव थे, जहाँ के लोग जो थे, किस तरीके से रंगों का यूज़ करते थे, किस तरीके ऐसी रेखाएं करते थे, क्या किस लिए चित्र बनाते थे, यानी कि चित्र बनाने का उनका मकसद क्या था, क्यों आखिर चित्र बनाते थे, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे? रंग योजना। देखिए यहाँ पर कैसे रंगों का यूज़ किया गया? खनिज रंग, यानी कि आज के जो केमिकल वाले रंग थे तब तो थे नहीं, तो यहाँ पर क्या है? खनिज रंगों का यूज़ हुआ। ठीक है, खनिज रंगों का यूज़ हुआ। राइटिंग पे आप ना जाइएगा क्योंकि मुझे माउस से लिखते नहीं बनता है, मैं पहले एक बार वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो रंग योजना थी, यानी कैसे रंगों का यूज़ हुआ? खनिज रंगों का यूज़ हुआ। और यहाँ पर रामराज, यानी कि देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है वो किसका यूज़ हुआ? गेरू का। सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है किसका हुआ? गेरू का, यानी कि लाल कलर के लिए गेरू का यूज़ हुआ है। लाल कलर के लिए गेरू का यूज़ हुआ है। ठीक है, फिर कौन सा यूज़ हुआ? रामराज, यानी कि गेरू लिख देते हैं यहाँ पर, एक मिनट, कहाँ है? गेरू, रामराज, रामराज, खड़िया, काजल। ठीक है, तो याद रखना है कि यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक काल में गेरू, यानी कि लाल कलर के लिए गेरू का यूज़ हुआ है। रामराज किसके लिए यूज़ हुआ है? पीले कलर के लिए रामराज का यूज़ हुआ है। और खड़िया किसके लिए यूज़ हुआ? सफ़ेद रंग के लिए। और काजल या कोयले का यूज़ किसके लिए हुआ है? काले रंग के लिए। तो गेरू, रामराज, खड़िया और काजल कलर का यूज़ हुआ है, जो कैसे रंग है? खनिज रंग है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो चित्र बने हैं, तो यहाँ की जो रेखाएं हैं वो कहीं पर भी टूटी फूटी रेखाएं नहीं है, यानी कि यहाँ पर की रेखाएं जो हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल की जो रेखाएं हैं, चित्रों की जो रेखाएं हैं, वो कहीं पर टूटी फूटी नहीं दिखाई गई है। और यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर जो है, यानी कि इन सब कलर का यूज़ किया गया, ऐसे ऐसे कलर का यूज़ किया गया। अगर हम बात करें वर्तिका की, यानी कि कूची की, ब्रश की बात करें, यानी जिससे वो ब्रश जिससे वो कलर करते थे, तो उसकी अगर बात करें तो नरकुल को काट कर कूची बनाई गई। किसको काट करके? नरकुल को काट करके कूची बनाई गई, नरकुल। ठीक है, तो नरकुल को काट करके कूची बनाई गई, जिससे रंगों को जिससे चित्रों को बनाया गया। और कहीं कहीं पे इन लोगों ने उंगलियों का भी यूज़ किया, यानी कि अपने हाथ का भी यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर नरकुल से कलर किया गया है, रंग बनाए गए, चित्र बनाए गए हैं। हाथ की उंगलियों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि गेरू, रामराज, खड़िया, काजल का यूज़ हुआ है। नरकुल की सहायता से चित्र बनाए गए। कहीं कहीं पे इन लोगों ने अपने हाथ का भी यूज़ किया, अपनी उंगलियों का भी यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये याद रखिए कि अगर पूछा जाए प्रागैतिहासिक कला कैसी कला थी, तो ये कैसी थी? वर्णात्मक। पूछा जाता है प्रागैतिहासिक कला कैसी कला थी, तो वर्णात्मक कला थी। ठीक है, तो वर्णात्मक, याद रखिएगा, वर्णात्मक कला है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक कला को वर्णात्मक कला के कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को समझने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर हम पॉइंट इसके और कुछ देखते हैं कि इसमें जो है चित्र क्यों बनाते थे, आखिर यहाँ के लोग चित्र क्यों बनाते थे, तो अपने जो है अपने हृदय के भावों को शांत करने के लिए, अपने हृदय के भावों को शांत करने के लिए ये जो है आखेटों वगैरह के, इन सब के चित्र बनाते, जिससे भी अपने हृदय की मनोभावों को दर्शा सकें। अपने उनके अंदर जो मनोभाव चल रहे होते हैं उनको उथल पुथल जो चल रहा होता है उसको वो शांत कर सके। इस वजह से यहाँ के लोग चित्र बनाया करते थे, ऐसा मानना है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र के बारे में, यानी कि यहाँ पर कौन से क्षेत्र इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र में हम देखेंगे मध्य प्रदेश से चित्र मिले हैं, उत्तर प्रदेश से चित्र मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं, बिहार से मिले हैं, उत्तराखंड से मिले और दक्षिण भारत से मिले हैं। तो जिसमें जो आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत जो है ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखिए मैं आपको बताती भी चल रही हूँ कि किससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको
पढ़ना ज़रूरी, सभी चीज़ें पढ़नी है क्योंकि एक एक नंबर जो है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, तो मध्य प्रदेश में आपके जो क्षेत्र आएंगे वो रायगढ़ आ जाएगा, पंचमढ़ी आ जाएगा, यानी कि ये क्या है आपका रायगढ़ है, रायगढ़ नहीं है ये रायगढ़ है, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, शिवपुरी, पहाड़गढ़, मंदसौर, सिंहनपुर, बोतालदा, ठीक है, भीमबेटका और भोपाल। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर, लिखुनिया, बांदा, बेल्लारी। राजस्थान में अलनिया, ठीक है, ये अलनिया है। और ये क्या है बिहार में क्या आ जाएगा शाहाबाद और चक्रधर। फिर ये यहाँ पर आपके दक्षिण भारत के हैं, ये उत्तराखंड में भी कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। दक्षिण भारत में कौन कौन से आ जाएंगे, कुपगल्लू आ जाएगा जो कहाँ है कर्नाटक में है, बेल्लारी कर्नाटक में है, बसोनगढ़ी बेंगलोर यानी कि ये भी कर्नाटक में है, विलास रंगम तमिलनाडु में है, और बाइनॉड के एडकल ये क्या है आपके तमिलनाडु में। तो इस तरीके से ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ के चित्र यानी कि कौन से चित्र कहाँ मिले, कौन क्षेत्र कहाँ पर है, इसकी खोज किसने की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की जो कला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग जो ये क्षेत्र हैं यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो इस तरीके से यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं और इसमें कौन से चित्र इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में अगर कर दिया तो वो सब क्या टॉपिक जो होगा बहुत लंबा हो जाएगा जो आपको बोर कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे ये पॉइंट समझ में आए हों यानी कि मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, मेरे वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आर्ट नेट की तैयारी करना चाहते हैं यानी कि टीजीटी, पीजीटी, केवीएस जो भी आर्ट से रिलेटेड पेपर आते हैं उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।